Hello students, welcome to Knowledge View Point. So this is अनमोल बंसल एंड आज हम क्लास 8 की साइंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं. योर फर्स्ट चैप्टर इज़ क्रॉप प्रोडक्शन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. हम इस चैप्टर को समझेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में. ठीक है. सो ये जो चैप्टर है आपका ये रियल लाइफ से इतना रिलेटेड है, आपको बहुत ईजी लगेगा. मैंने ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है. आई होप आप सबको अच्छा लगेगा. वीडियो एंड तक देखेंगे और जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको लगेगा ये चैप्टर बहुत इजी है और आपकी लर्निंग काफ़ी इजी हो जाएगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो क्रॉप प्रोडक्शन एज नेम सजेस्ट कि क्रॉप प्रोडक्शन जो फूड हम खाते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें हम देखते हैं कि वो कहाँ ग्रो हो रही हैं. फील्ड्स में ग्रो हो रही हैं. वो उन्हें कौन ग्रो कर रहा है? फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं, है ना. तो वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप हमने वो समझना है कि किस तरह से वो एक क्रॉप को बड़ा करते हैं और उन्हें इस लायक बनाते हैं कि उन्हें बाकी सारे लोग खा सकें. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? सो फर्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर. जैसे बेटा हर एक ऑक्यूपेशन का कोई ना कोई नेम होता है ना. वैसे ही क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने का, उन्हें कल्टीवेट करने का एक नेम है जिसे कहते हैं एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर इज़ कल्टीवेशन एंड रेजिंग क्रॉप्स, प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज़ नोन एज एग्रीकल्चर. ठीक है. तो प्लांट्स को बड़ा करना और एनिमल्स को रियर करना, जैसे कैटल्स होती हैं, काउज़ है ना, बफेलोज़, ये सब जो भी ये सारी कैटल्स होती हैं इनको रियर करना, या जैसे हनी बीज होती हैं उनको हनी के लिए रियर करना. जो भी फूड की तरह यूज़ हो सकते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी रियरिंग को भी एग्रीकल्चर बोलते हैं. ठीक है. जैसे कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए कुछ फूड की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ फूड की ज़रूरत होती है. तो जैसे प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट दे मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन वो अपना खाना खुद बना लेते हैं. ठीक है. प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड ऑल. तो लेकिन जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या अदर एनिमल्स पे. ठीक है. तो उन्हीं प्लांट की प्रोडक्शन हमने आज पढ़नी है. व्हाट इज़ क्रॉप? अब क्रॉप बहुत, जैसे एक बेटा एक फील्ड होती है ना, बहुत ज़्यादा सब ने अपनी लाइफ में खेत तो देखे ही होंगे, बहुत बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं. तो उनमें कोई क्रॉप ग्रो की होती है. जैसे सपोज़ कोई भी क्रॉप ग्रो की हुई है उनमें, जैसे वीट ग्रो की हुई है, तो पूरी फील्ड में एक ही क्रॉप होती है. तो जब कोई भी फार्मर एक ही क्रॉप को, एक ही प्लांट को इतने बड़े लार्ज स्केल पर ग्रो करता है तो उसे क्रॉप कहते हैं. ठीक है. तो व्हेन वी कल्टिवेट द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल इन वन प्लेस इट इज़ कॉल्ड क्रॉप. ध्यान से पढ़ो. व्हेन वी कल्टिवेट सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, एक ही तरीके के प्लांट्स को लार्ज स्केल पर कल्टिवेट किया जाए उसे क्रॉप कहते हैं. एग्जाम्पल राइस, व्हीट, बार्ले एट्सेट्रा. अंडरस्टैंड. नाउ मूव ऑन टू अनदर स्लाइड. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. अब क्रॉप्स कौन कौन से टाइप्स की होती हैं ये बहुत ही इजी है आपके लिए समझना. हम हर रूटीन में क्या क्या खाते हैं, हमारी बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है. चपाती होती है, सब्ज़ी होती है, दाल होती है, कर्ड भी होती है और वाटर होता है. ये सब चीज़ें होती हैं. जो नॉन वेजिटेरियंस हैं फ़िश भी होती है ना, चिकन भी होता है, ये सब कुछ होता है. और तो ये सारी चीज़ें कहाँ से रही हैं, किस तरह की क्रॉप्स हैं. तो वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन. हर एक क्रॉप को हम समझेंगे. तो फर्स्ट क्रॉप है आपकी सीरियल्स. सीरियल्स में क्या आता है बेटे? जो आपके अनाज होते हैं, जैसे चपाती, राइस, मक्की है ना, मेज़, रागी, बाजरा, ये सब कुछ आ जाता है. फाइबर. अब फाइबर क्रॉप कौन सी होती है? फाइबर जैसे कॉटन क्लोथ्स होते हैं, तो कॉटन भी हमें प्लांट्स से ही मिलती है. या जूट बैग्स होते हैं, वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं. ठीक है. पल्सेस और लेग्यूम्स, जो दालें होती हैं, राजमा, चने, ये सारे पल्सेस और लेग्यूम्स होते हैं. इनको सारी एक क्लासीफाई कर दिया गया है, एक अलग तरह की क्रॉप बना दिया गया है. फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये अलग अलग तरह के क्रॉप्स हैं. शुगर क्रॉप्स, अब डेजर्ट्स बनते हैं उनमें शुगर भी डलती है ना. सॉफ्ट ड्रिंक्स में शुगर का यूज़ होता है, तो शुगर क्रॉप्स भी होती हैं. प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती हैं वो भी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स.
प्लांटेशन क्रॉप होती हैं जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं बहुत लार्ज स्केल पे, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, इनकी प्लांटेशन होती है बहुत लार्ज स्केल पे। ऑयल क्रॉप्स होती हैं, जैसे हम ऑयल यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, तो ये भी हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो ये ऑयल क्रॉप्स हैं। स्पाइसेस हैं, हम ये भी खाने में इस्तेमाल होते हैं, जो आपके मसाले होते हैं उन्हें स्पाइसेस बोलते हैं, स्पाइसेस क्रॉप्स होती हैं। टिम्बर जैसे आपका फर्नीचर बनता है, जो आपके डोर्स होते हैं या सोफ़ाज, बेड्स, ठीक है, जो भी आपका फर्नीचर्स होता है वो टिम्बर क्रॉप्स के साथ बनता है। मेडिसिनल क्रॉप्स होती हैं, जब आप बीमार हो जाते हो तो जो मेडिसिन होती हैं वो भी प्लांट बेस्ड मेडिसिन जो होती हैं, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक में भी प्लांट बेस्ड होती हैं। और घर पे भी अगर कुछ खांसी जुकाम हो जाए तो मम्मा हमें तुलसी की चाय दे देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मेडिसिनल प्लांट्स में आती हैं। लेट्स सी वन बाय वन ईच ऑफ देम। सो दिस इज़ सीरियल क्रॉप्स। तो ये सीरियल क्रॉप्स हैं आपकी, वीट, राइस, मेज़, एग्जाम्पल लिख रखा है यहाँ पे, आप पिक्चर भी देख सकते हो। ये पिक्चर्स डाली हुई हैं मैंने, इससे आपको ना विजुअली जब आप एक देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सीरियल क्रॉप्स होती हैं, राइस, मेज़, ओट्स, मिलेट्स, है ना। ये सारे जो सीरियल्स हैं ये आपकी सीरियल क्रॉप्स हैं, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स या एनर्जी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट फाइबर क्रॉप्स मैंने अभी समझाया था कि जिनसे हमारे क्लोथ्स बनते हैं या जूट बैग्स बनते हैं। एक और है यहाँ पे कोकोनट कॉयर, ये सारे आपके क्या हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं। ये सारे आपके क्या हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पल्सेस और लेग्यूम्स, यहाँ पे ये सारी पल्सेस आपके सामने हैं। येलो मूंग दाल, येलो चना, तो ये जितनी भी पल्सेस हैं ये प्रोटीन गिविंग होती है। ये पल्सेस और लेग्यूम्स, इनकी भी क्लासिफिकेशन होगी, ये अलग तरह की क्रॉप है, ठीक है। फूड में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट फ्रूट्स भी बहुत एसेंशियल है, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए फ्रूट्स का खाना बहुत ज़रूरी है। तो ये फ्रूट्स भी इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट वेजिटेबल्स से भी हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ग्रीन वेजिस से हमें आयरन मिलता है ना, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो वेजिटेबल्स भी एक अलग तरीके की क्रॉप है। नेक्स्ट स्पाइसेस क्रॉप्स, ये भी मैंने अभी बताया था। स्पाइसेस विच एनहांस द टेस्ट ऑफ फूड, जो कि आपके खाने के टेस्ट को बढ़ा देते हैं। विच एनहांस टेस्ट ऑफ फूड आर नोन एज स्पाइसेस, तो उनकी क्रॉपिंग को बोलते हैं स्पाइसेस क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट इज टिम्बर, जिससे हमारा फर्नीचर या कोई भी सामान बनता है, टीक, शीशम, तो वो आपके हैं। पाइन, ये सारे आपके टिम्बर क्रॉप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट शुगर क्रॉप्स, शुगर केन, ठीक है। ये बहुत ही कौन सी क्रॉप है ये, शुगर केन, तो इससे हमें शुगर मिलती है, गुड़ मिलता है, जागरी मिलती है, इन सब से जो भी यहाँ के डिज़र्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट प्लांटेशन क्रॉप होती है स्पेशली कॉफ़ी, रबर और टी की, ठीक है। ये बहुत ही लार्ज स्केल पे होती है। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रॉप। सो दिस इज़ प्लांटेशन क्रॉप। ये देख सकते हो आप पिक्चर में कि कितने लार्ज स्केल पे कितने सारी लेडीज़ लीव्स तोड़ रही हैं, ठीक है। ऑयल क्रॉप्स आ गई। ऑयल भी बहुत तरह का होता है ना, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सेसमे ऑयल, नाइजर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, तो ये भी ऑयल क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। इनसे हमें ऑयल मिलता है, इनके सीड्स। नेक्स्ट मेडिसिनल क्रॉप्स में आपके पास तुलसी, एलोवेरा, मिंट, कोरिएंडर, इसका खाने में भी इस्तेमाल होता है, फूड में भी, और वैसे भी अगर बीमार हो जाएं तो भी अदरक वाली चाय या तुलसी वाली चाय। स्किन पे कोई प्रॉब्लम होगी तो एलोवेरा अप्लाई करते हैं। सो दीज प्लांट्स आर मेडिसिनल क्रॉप्स। तो आपको ये पिक्चर्स देख के थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि जो क्रॉप्स होती हैं, जो हम डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो क्रॉप्स हैं, वो फार्मिंग से आ रही हैं, ठीक है। और उनकी भी अलग अलग क्लासिफिकेशन हो रखी है। सो दैट्स इट कि टाइप ऑफ क्रॉप्स आपको समझ आ गई। अब हमारा नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अब क्रॉप्स को कब कब ग्रो किया जाता है, उनके सीजन्स कौन से हैं, हमने वो पढ़ने हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स एंड ज़ेड क्रॉप्स। फर्स्ट वन इज़ खारिफ क्रॉप्स आपकी आती हैं, जो आपकी समर क्रॉप्स होती हैं। ये रेनी सीज़न में सो की जाती हैं। जून टू जुलाई वाला जो समय होता है उस टाइम पे इनकी सोइंग का टाइम होता है, ठीक है। उस टाइम पे बीजते हैं और हार्वेस्टिंग इनकी होती है सितंबर टू अक्टूबर के बीच में, ठीक है। और एग्जांपल है पैडी, मेज़, ग्राउंडनट, सोयाबीन।
इस सीज़न में, रेनी सीज़न में पानी उन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उनके एग्जांपल्स आपने लर्न करने हैं, पैडी, मेज़, ग्राउंडनट, सोयाबीन। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है लर्न करने की। जैसे आपका वेकेशन जून में होता है तो आप रिलेट कर लो कि आपका जून का वेकेशन ख़राब होगा किसी वजह से, और ख़राब होगा, जून का वेकेशन ख़राब होगा पूरा, आप कहीं जा नहीं पाए, तो उससे रिलेट कर लो ख़राब खरीफ, तो उससे आपको ईज़िली लर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स आर विंटर क्रॉप्स। इन्हें विंटर सीज़न में सो किया जाता है और ये विंटर क्रॉप्स इन्हें कहते हैं, और इनका सोइंग का टाइम होता है अक्टूबर टू नवंबर, एंड इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है मार्च टू अप्रैल में। इसकी मेन क्रॉप्स हैं इस सीज़न की वीट, पीज़, मस्टर्ड एंड ग्राम्स, ठीक है। बहुत सारी जो दालें होती हैं उनको हम विंटर सीज़न में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये आपके राबी क्रॉप्स हैं। एग्जांपल्स लर्न कर लेना 2 2 3 3। जेड क्रॉप्स। अब जेड क्रॉप्स कौन सी हैं? जो अभी का सीज़न चल रहा है ना बेटा आपका, ये जेड क्रॉप होता है। मार्च टू जुलाई का जो समय होता है वो आपका जेड क्रॉप का सीज़न होता है। जैसे इन्हीं सीज़न में वाटरमेलन, मेलन्स, कुकुम्बर, ककड़ी वगैरह ये सारी वेज फ्रूट्स आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनमें हाइड्रेटिंग होते हैं ये, तो इन्हें जेड क्रॉप्स बोलते हैं। ये खारिफ सीज़न और राबी सीज़न के बीच में आता है। तो यू शुड लर्न दिस ट्रिक, KZR, ओके, KZR। दिस इज़ समर क्रॉप, दिस इज़ ये रेनी सीज़न में होती है, ये इनके बीच में होती है, और राबी विंटर सीज़न में होती है। KZR, इससे लर्न कर लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो थी आपकी सारी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की कौन कौन से सीज़न में होती है, ठीक है। नाउ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमने देखना है कि क्रॉप को बड़ा किया कैसे जाता है, ठीक है। एक किसी भी क्रॉप को पूरी कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनका यूज़ करके एक क्रॉप की जो कल्टीवेशन है वो की जाती है। ऑल द एक्टिविटीज़ दैट फार्मर्स डू फॉर क्रॉपिंग फॉर अ क्रॉप, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो लेट्स स्टार्ट। Stages. So first one is preparation of soil. First one is preparation of soil. So your first one is preparation of soil. तो सॉइल सबसे पहले जब भी कोई क्रॉप ग्रो करनी है, उसके बीज हमने डालने हैं सॉइल के अंदर, तो उससे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय प्लोइंग एंड लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। प्रेपरेशन में ये 3 स्टेप आते हैं, प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। सबसे पहले प्लोइंग होगा, ठीक है। सॉइल को प्लो किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्लो। प्लोइंग की डेफिनेशन आपको ये नया वर्ड है, आपने लर्न करनी है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज़ कॉल्ड प्लोइंग। इट इज़ डन बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट कॉल्ड प्लो। इसको इम्प्लीमेंट यूज़ करके किया जाता है प्लो। जैसे हम अभी आगे स्लाइड में पिक्चर्स देखेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसे हम मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं ट्रैक्टर्स की हेल्प से, ठीक है। तो लेट्स सी। सो ये एक आयरन या फिर वुडन प्लो की शेप का होता है ऐसा, इसकी हेल्प से प्लोइंग की जाती है मैनुअली, ठीक है। इसमें लेबर का यूज़ होता है, इस चीज़ में लेबर का यूज़ होता है, मैन पावर लगती है इसमें, इसको यूज़ करके प्लोइंग होती है, और इसमें टाइम भी बहुत लगता है, ठीक है। तो पहले के टाइम पे ज़्यादातर मैनुअली प्लोइंग होती थी, ठीक है। नेक्स्ट ये है हो, इससे भी मैनुअली प्लोइंग होती है। इसकी हेल्प से सॉइल को प्रॉपर्ली लूजन किया जा सकता है, टर्न किया जा सकता है। नेक्स्ट कल्टीवेटर। सो दिस इज़ मॉडर्न मेथड ऑफ प्लोइंग द फील्ड। इसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा बड़ी फील्ड को बहुत कम टाइम में प्लो किया जा सकता है। सो दिस इज़ मॉडर्न मेथड, ठीक है। ये आपको दिख रही है पिक्चर में कि किस तरह से सॉइल को इन्होंने डीपली जो है वो लूज़न किया है, ताकि जो आपकी सॉइल है वो भी रिप्लेनिश हो जाए और वो भी उसमें ऑक्सीजन का इजीली ब्रीदिंग हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अब लेवलिंग। अब देखो पहला स्टेप आपका था प्लोइंग, कि आपने सॉइल को प्रॉपर्ली किसी भी टूल की हेल्प से लूज़न करना है, ठीक है, अप एंड डाउन करना है उसको। नेक्स्ट स्टेप होता है अब उसको सीड सो करने से पहले लेवल कर दे, ताकि जो सीड्स हैं वो सिमेट्रिकली हर जगह पे स्कैटर हो जाएं। तो उसके लिए हमें फील्ड को लेवल भी करना पड़ता है। तो लेवलिंग करने के लिए हम ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं।
तो आफ्टर टिलिंग और प्लोइंग, लेवलिंग इज डन इन विच बिग क्लब्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स are broken. Leveling the field helps in process of sowing and irrigation. लेवलिंग की वजह से जो आपकी, अब ये देख सकते हो कि आप ये जो ट्रैक्टर है इसके पीछे जो टूल लगा है वो कुछ इस शेप का है, ठीक है। पहले वाले में इस तरह से थे, अब सिर्फ लेवल करना है तो वो इस शेप का है, ठीक है। तो ये टूल हेल्प करता है आपकी फील्ड को लेवल करने में और जो बड़े सॉइल के क्लम्प्स होते हैं उनको स्मॉल करने में, ब्रेक करने में। सो नेक्स्ट इज सोइंग। अब हमारे पास, हमने ये ध्यान रखना है, हम साथ साथ रिकैप करते हुए चलेंगे कि हमारी प्लोइंग होगी, है ना, प्लोइंग होगी, लेवलिंग होगी। अब हम करेंगे सोइंग। अब हमने सीड्स को सॉइल के अंदर डाल देना है, ठीक है। सोइंग का क्या मतलब होता है? पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल। इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड्स। इसमें भी दो तरह के मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल जो कि हैंड से हम कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न मेथड में सीड ड्रिल का यूज़ होता है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ब्रॉडकास्टिंग। अब बाय हैंड जो मैनुअली स्कैटरिंग ऑफ सीड्स होता है, मैनुअली जो होता है उसे हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। उसे क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। तो ये हैंड की हेल्प से सीड्स स्कैटर, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और हो सकता है कि ये सिमेट्रिकली, बिल्कुल सिमेट्रिकली भी ना हो पाए, ठीक है। तो ये, लेकिन ये पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। नेक्स्ट, ये भी ट्रेडिशनल टूल है, बट यहाँ पे हम हो का इस्तेमाल कर रहे हैं, टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ये बुल के से अटैच्ड है, ये हो है, इसके साथ एक फ़नल अटैच की हुई है। उस फ़नल के अंदर सीड्स डालते रहते हैं और वो इस रास्ते से यहाँ पे सिमेट्रिकली सीड सो करते हुए ये चलेगा। इट विल ऑल्सो टेक टाइम, ठीक है। बट ये ट्रेडिशनल मेथड है। जिनके पास सीड ड्रिल्स अवेलेबल नहीं है वो ये मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज़ सीड ड्रिल। जब लार्ज स्केल पे बहुत बड़ी फील्ड्स में सोइंग करनी है, अवेलेबिलिटी भी होती है, ठीक है, ट्रैक्टर्स की, तो वो ट्रैक्टर्स के ही ये इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको अटैच कर देते हैं फिर अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। कि जब लेवलिंग की लोड है तो लेवलर कनेक्ट कर देते हैं, जब प्लोइंग की नीड है तो प्लो कनेक्ट कर देते हैं। अब हमें सोइंग करनी है तो यहाँ पे सीड ड्रिल है। तो ये जो आपको बहुत बड़ा सा ये कंटेनर दिख रहा है, इसके अंदर इन्होंने सीड्स डाल रखे हैं और जैसे जैसे ये ट्रैक्टर मूव करेगा धीरे धीरे इन पाइप्स के ज़रिए नीचे लैंड में सीड्स जो हैं वो पुट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन, अब देखो सारे प्लांट्स को आप बिल्कुल फील्ड में जाके नहीं ग्रो कर सकते। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे राइस, जिन्हें पैडी भी बोलते हैं, और टोमेटोज़, उनको पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है। छोटे छोटे जब उनकी सीडलिंग्स हो जाती हैं, इस शेप की सीडलिंग्स उनकी हो जाती हैं, तो उनको ले जा कर के पूरी फील्ड में, क्योंकि पैडी को और टमाटोज़ को बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। पैडी को बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तो पूरे फील्ड में जिसमें पानी एक्यूमुलेट किया गया है उसमें फिर सीडलिंग्स को मैनुअली लगाया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है, मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो ये पैडी के केस में और टमाटोज़ के केस में होता है, ठीक है। 2 एग्जांपल्स हैं इसके, लर्न कर लेना। नेक्स्ट, मैन्योरिंग। अब देखो हम फिर से रिकैप करते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले प्लोइंग की, है ना, फिर लेवलिंग की, उसके बाद सीड सो किए। 3 चीज़ें होगी, PLS, प्लोइंग, लेवलिंग एंड सीड सो कर दिए। अब देखो जैसे कोई भी क्रॉप है, इट विल टेक मंथ्स टू ग्रो, है ना, उसको बहुत टाइम लगेगा ग्रो करने में। तो उस टाइम पे उसको कुछ न्यूट्रिशन भी चाहिए सॉइल को। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? जब आप सॉइल में मैन्योर ऐड करते रहोगे रेगुलरली, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। तो मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक cow dung, human waste and plant residue which supply essential elements and humus to soil and make it more fertile. तो मैन्योरिंग भी बेटा 2 तरीके की होती है, एक होती है ऑर्गेनिक मैन्योरिंग और एक होती है आर्टिफिशियल मैन्योरिंग। ऑर्गेनिक मैन्योर तो होता है जो एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट,
काउडंग केक्स होते हैं, है ना, या प्लांट रेजिड्यू जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, उन सबको मिक्स करके जो जैसे आप पिक्चर में इसमें देख सकते हो, वो उसको सॉइल के साथ मिलाया जाता है। उससे सॉइल की जो है फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होती है, न्यूट्रिएंट्स भी इंक्रीज़ होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर होती है उसका यूज़ करने से जो आपकी वेजिटेबल्स या क्रॉप्स हैं वो भी ऑर्गेनिक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो आर्टिफिशियल होते हैं आपके, जो आर्टिफिशियल मैन्योर्स होती हैं उन्हें फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं। तो वो इस तरीके के पैकेट्स में बाज़ार में मार्केट्स में मिलते हैं। यूरिया, इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, बट इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये इनका अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये सॉइल को बहुत ज़्यादा ड्राई बना देते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि क्रॉपिंग के लिए यूज़ होते हैं। इनसे जो क्रॉप की यील्ड है उसको बढ़ाया जाता है कि ज़्यादा क्रॉप ग्रो करे। नेक्स्ट, नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है, कि नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सी होती है, जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, कैटल वेस्ट होता है, उन सबको मिक्स करके जो फील्ड्स में यूज़ किया जाता है टू एनरिच द सॉइल, दोज आर नोन एज नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर। बायो फर्टिलाइज़र्स, बेटा बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिज़म्स नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल की। अब नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज़म से ये बनती है। इन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ किया जाता है और दीज इंक्लूड राइजोबियम, एस्टोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोजे, a type of fungi that increases phosphorus uptake in fruit crops like papaya and citrus fruits, ठीक है। तो जो कुछ ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं क्रॉप्स में उन्हें बायो फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं। नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्टिंग ये बहुत पुराना आपका वर्ड है, आपको पता होगा पहले भी। अर्थवर्म्स, तो जिसमें छोटे छोटे अर्थवर्म्स का यूज़ होता है। अर्थवर्म्स को सॉइल में मिला देते हैं, वो भी सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को बहुत इंक्रीज़ करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने का क्या नुकसान है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अभी हमने पढ़ते हुए समझा था कि ये केमिकल नेचर ऑफ सॉइल, क्योंकि आर्टिफिशियली ये मैन मेड है, इन्हें फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, तो इनकी जो नेचर होती है, केमिकल नेचर होती है, वो सॉइल को लेस फर्टाइल बना देती है। क्या बना देती है? लेस फर्टाइल बना देती है। और इनका एक्सेसिव यूज़ वाटर पॉल्यूशन भी कर सकता है। जैसे अब जो भी आपकी फील्ड्स हैं वहाँ से वाटर रन करके वाटर बॉडीज़ में मिल रहा है, तो उसकी वजह से वाटर पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है, लेक्स में या रिवर्स में। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या एडवांटेजेस हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर रिवाइज़ कर लेते हैं कि मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ करने से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है सॉइल की, ताकि जल्दी इवेपोरेट ना हो पाए सॉइल में से पानी, और जो आपकी क्रॉप है वो नरिश्ड रहे, ठीक है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी, और उस मैन्योर की वजह से सॉइल पोरस हो जाती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ईजी हो जाता है, और वो माइक्रोब्स को भी इंक्रीज़ करती है, क्योंकि उसमें काउडंग केक्स हैं और भी डेड ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, तो उसकी वजह से माइक्रोब्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेक्सचर भी सॉइल का इम्प्रूव हो जाता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर्स। नाउ द स्टेप इज़ इरिगेशन। अब भी हम फिर से रिवाइज करेंगे। प्लोइंग हो गई, लेवलिंग हो गई, सोइंग भी होगी, उसके बाद आपने मैन्योर भी डाल दी, न्यूट्रिएंट्स भी डाल दिए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है इरिगेशन। और ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ है जो क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है? वाटरिंग द प्लांट्स। सो इरिगेशन क्या होता है बेटा? वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द क्रॉप्स इज़ नोन एज इरिगेशन। क्रॉप्स को पानी देना, इसे इरिगेशन हम कहते हैं। ये किस तरीके से किए जा सकते हैं? ट्रेडिशनल मेथड से भी किया जाता है और मॉडर्न मेथड से भी इनको किया जाता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन्हें समझेंगे। सो दिस पिक्चर इज़ शोइंग यू द ट्रेडिशनल मेथड्स। ये है ढेकली, चेन पंप, मोट पुली सिस्टम, राहत। इन सब में वेल्स का यूज़ किया जा रहा है। अंडरग्राउंड वाटर को फील्ड में मैनुअली डाला जा रहा है। यहाँ पे ढेकली जो सिस्टम है उसमें यहाँ पे पुली नहीं है, एक स्टोन की हेल्प से वेल में से पानी लेकर फील्ड में डाल रही हैं। और यहाँ पे चेन पंप में एक इसी तरीके से वेल है और बहुत बड़ा व्हील कनेक्टेड है,
उसमें बकेट्स लगी हुई हैं और वो ऑटोमेटिकली पानी निकाल कर उसमें फील्ड में जा रहा है वहाँ से। और पुली सिस्टम में कि पुली है तो इजीली बकेट्स वेल में से बकेट से पानी निकाल के फील्ड में डाल रहा है कोई भी पर्सन। और राहत जो सिस्टम है आपका लीवर सिस्टम, उसमें काओ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो काओ या बुल इस पंप को प्रेस कर रहा है और यहाँ से अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है और वो विद द हेल्प ऑफ दिस कंटेनर्स फील्ड में जा रहा है पानी। सो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स में ये सारे मेथड्स आएंगे। अब स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम बेटा इस तरह से ना ट्यूबवेल से पाइप कनेक्ट कर देते हैं, अंडरग्राउंड वाटर भी होता है ये भी, विद द हेल्प ऑफ मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से पंप किया जाता है अंडरग्राउंड वाटर को और फिर वो इस पाइप के थ्रू होल्स हुए हुए जिस पाइप में इसको किसी प्रेशर पे रन कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो जिसकी हेल्प से जो पानी है ये अच्छी स्पीड के साथ काफ़ी दूर दूर तक प्रॉपरली फील्ड में स्प्रिंकल होता है। ठीक है, तो इस सिस्टम को कहते हैं इसीलिए स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट ड्रिप सिस्टम। अब इसी तरीके से जैसे पहले पाइप में होल्स किए हुए थे, अब पाइप्स में होल तो किए हैं, साथ में पाइप्स कनेक्ट कर दी हैं। पाइप्स क्यों कनेक्ट किए हैं? ताकि वो पानी जो है वो वेस्ट ना हो, वो बिल्कुल हर एक सिमेट्रिकली हर एक लाइन में इन्होंने पाइप को छोड़ रखा है, जिसकी वजह से रूट्स तक पानी जाता है और इसमें पानी जो है वो वेस्ट भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लो, इन ड्रिप सिस्टम देयर इज़ नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स विद स्मॉल होल्स इन फील्ड्स। व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू दीज नैरो पाइप्स इट फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट पोजीशन ऑफ द रूट्स ऑफ प्लांट्स। इरिगेशन। अब देखो इरिगेशन आपने पढ़ ली, ट्रेडिशनल मेथड भी कर लिए वेल वाले की, मैनुअली हमें निकालना पड़ता है, और मॉडर्न मेथड इलेक्ट्रिक पंप की हेल्प से पंप करके पाइप्स के थ्रू फील्ड तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट इज़ कि अब इरिगेशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले नेचर ऑफ सॉइल, बिल्कुल कि उस सॉइल का नेचर कैसा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है सॉइल की। अब जैसे एलिवियल सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो उस सॉइल को वाटर ये नहीं है कि हमें कॉन्टीन्यूसली पानी देना पड़ेगा, वो होल्ड करके रख सकती है। बट सैंड जैसे होती है, राजस्थान की जो सॉइल होएगी, सैंड होएगी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो ज़ीरो है। ठीक है, तो उसे हमें बार बार पानी देना पड़ता है। तो इरिगेशन नेचर ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करती है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है। दूसरा पॉइंट कि क्रॉप कैसी है, कि क्रॉप कैसी है। जैसे अब पैडी है, वो रेनी सीजन में हम ग्रो करते हैं उसे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्रॉप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उस क्रॉप को उस सीज़न के अकॉर्डिंगली ग्रो करेंगे, जिसमें उसको जिस हिसाब से पानी चाहिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सीज़न। सेम वही अभी जैसे क्रॉप को समझाया हमने कि सीज़न पे भी इरिगेशन डिपेंड करती है। समर्स में पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, समर्स में जो आपका वाटर है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, बट लेकिन जो विंटर्स होंगे पानी बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, तो इसीलिए इरिगेशन समर्स में बहुत ज़्यादा की जाती है, विंटर्स में उसको किया जाता है फिर भी धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट वीड्स। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पूरे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। प्लोइंग भी होगी, लेवलिंग भी कर ली। ठीक है, प्लोइंग की सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया, लेवल किया, फिर सोइंग द सीड्स किए, मैन्योर भी डाल दी, अब हमने वाटर भी कर दिया, इरिगेट भी कर दिया फील्ड को। ठीक है, अब नेक्स्ट इज़ वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? सबसे पहले बेटा वीड्स को समझो, जो आपके ना फील्ड में जो अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे आपने घर पे कभी ऑब्जर्व किया होगा होम गार्डन्स में या पॉट्स में, कि कई बार कोई प्लांट हमने ग्रो किया होता है उसके बजाय कोई और ही लीव्स आ रहे होते हैं, तो वो होते हैं अनडिज़ायरेबल प्लांट्स। ठीक है, तो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स, उनको वीड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एमेरंथस एंड शेनोपोडियम। ठीक है, तो इन्हें वीड्स बोलते हैं, जो कि हमने ग्रो नहीं किए होते, ये अपने आप आ जाते हैं, तो इनके रिमूवल को बोलते हैं वीडिंग। तो रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। ये डेफिनेशन लर्न करनी है, वीडिंग किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। अब इसे रिमूव कैसे किया जा सकता है? टिलिंग की जा सकती है, जैसे वही हो की हेल्प से, जो आपके वुडन प्लो वगैरह थे उनकी हेल्प से टिलिंग करके मैनुअली हाथ से निकाल दो, या केमिकली
आर्टिफिशियल मेथड है वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको स्प्रे करके क्रॉप पे स्प्रे करके उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है वीडिंग से। नेक्स्ट इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन। अब हमें प्रोटेक्ट भी करनी है ना सारा टाइम, जितने टाइम के लिए हमने क्रॉप को जब तक हम हार्वेस्ट नहीं कर लेते हमें अभी प्रोटेक्ट भी करना है। तो क्रॉप प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है कि आप या तो फेंसिंग कर दो। फेंसिंग मतलब बाउंड्री बना दो, ठीक है। आप पूरे फील्ड की फेंसिंग कर दो, बाउंड्री बना दो, तो वो फेंसिंग क्रॉप प्रोटेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्क्वायर क्रो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्क्वायर क्रो। तो आपने देखा होगा कि फील्ड्स में कुछ इस तरीके से